कोई तो मुल्क है इस दुनिया में, इस संसार में, जिसने इस तानाशाह को चैलेंज किया है? आप देख लीजिए अपने ही देश भारत कहाँ खड़ा है। मैं चाहूँगा कि इस पर भी बात हो। 140 करोड़ का देश और अपने आप को विश्व गुरु कहने वाला देश, 15 दिन हो गए हैं एक मुल्क के तानाशाह ने जारियत का मुजाहरा करते हुए कत्ल कर दिया वहाँ की इंटायर लीडरशिप को, वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप को, और उस पर यहाँ से कोई कंडेमनेशन नहीं हो रही है। और कल हमें यह खबर दी जाती है कि हमने ईरान के सदर से बात की, और बात क्या की? चिंता प्रकट की। अरे ये चिंता का विषय है, क्या कंडेम नहीं कर सकते थे आप? भारत की पोजीशन कितनी स्ट्रांग है कि पूरे देशों में उसकी एक रिस्पेक्ट है, उसका एक किरदार है, और उसने अपना किरदार निभाया भी है। पर आज हम कहाँ खड़े हैं, सवाल इस बात का। पूरे देश को, पूरे भारत को बदनाम करने के लिए, चाहे वो सिंदूर वाला था या जो भी था, जो ये कहे कि मैंने फैसला कराया, मैंने जंग बंद करवाई, हम तब भी नहीं बोल सके, तो हम कहाँ खड़े थे? सवाल तो हमारे ऊपर होना चाहिए। क्या मुस्लिम के खिलाफ हमारे अंदर कहीं ऐसी नफ़रत पैदा कर दी है कि जो हालात हमने भारत में पैदा किए हैं, क्या हम वहाँ भी यही पैदा करना चाहते हैं? क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी बात को पूरी तरह से साफ नहीं करना चाहते। रिलीजियस हैं, उसने ये साबित कर दिया है ईरान ने कि हम रिलीजियस होते हुए भी हम बहुत इंक्लूसिव हैं, और हम अपने डिप्लोमेटिक लेवल पे जो रिलेशन रखा है वो बहुत ही इंक्लूसिव है, बहुत डायनेमिक है। अगर ईरान से उन्होंने न्यूक्लियर एनरिचमेंट के जो चीज़ें हैं वो ले ली, तो याद रखिए अगला नंबर भारत और पाकिस्तान का होगा। शांति हो जाए, क्यों शांति हो जाए? उन्होंने आके मारकाट कर दिया, आप कह रहे हो शांति हो जाए। अरे हमने प्रतिरोध करना है, किस बात की शांति? आज हम लोग ज़िंदगी के एक बड़े मुश्किल दौर में से गुजर रहे हैं। तो आप किस मुंह से और कौन सी लिबरल डेमोक्रेसी की बात कर रही हो? जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात आप कर रही हो जिन देशों के, कि भाई उसके जो मॉडल थे उनके अंदर ही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। ट्रंप की दादागिरी ईरान पर क्यों नहीं चलेगी और क्यों नहीं चल रही? दुनिया के सबसे ताकतवर देश के नेता जब ये कहते हैं कि मैं किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून को नहीं मानता, तो सवाल सिर्फ एक देश का नहीं रह जाता, सवाल पूरी दुनिया के कानून, लोकतंत्र और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का हो जाता है। जी हां, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रवैया यही रहा है। ईरान पर दबाव, प्रतिबंध और रेजिम चेंज की धमकियां। लेकिन सवाल ये है, क्या ट्रंप की दादागिरी ईरान पर चलेगी? इतिहास कहता है ना पहले चली ना अब चलेगी। अमेरिका की न्यूक्लियर थ्योरी भी हुई फेल। जी हां, दुनिया को लंबे समय तक ये बताया गया कि अमेरिका की न्यूक्लियर डिटरेंस थ्योरी इतनी मजबूत है कि कोई भी देश उसके सामने टिक नहीं सकता। लेकिन हकीकत ये है कि ईरान ने पिछले कई दशकों में सिर्फ सैन्य ताकत से नहीं, दिमाग, रणनीति और जनता की इच्छा शक्ति से इस दबाव का सामना किया। आज हम लोग ज़िंदगी के एक बड़े मुश्किल दौर में से गुजर रहे हैं। पूरा जो सिविल लिबर्टीज़ का कंसेप्ट जो खड़ा किया गया था, लिबरल डेमोक्रेसी को लेकर, रूल ऑफ लॉ को लेकर, कि अंतर्राष्ट्रीय कानून है, उसकी मान्यता है, उसके द्वारा बनाए गए नियम हर एक के ऊपर लागू होते हैं। इवन यूनाइटेड नेशंस का ह्यूमन राइट्स चार्टर और ये सब, जिसको लेकर हम लोग दुखाई देते रहे, और जो लोगों ने अपने संघर्ष से, लंबे संघर्ष करके जिन चीज़ों को जीता था, पिछले 1.5 साल के अंदर उन सब की मैं कहूँ तो धज्जियाँ उड़ा दी गई है, और वो सब आपके सामने है। एक मदमस्त राष्ट्रपति ये कहता है जी मैं इन कानूनों को नहीं मानता, मैं संयुक्त राष्ट्र को नहीं मानता, मैं उसके जो अदारे हैं उनको नहीं मानता, जो कानून बने हैं उनको नहीं मानता। मेरा मन करेगा तो मैं जाके किसी भी राष्ट्रपति को, किसी प्रधानमंत्री को, उसकी बीवी को उठाकर ले आऊँगा और मेरे खिलाफ कुछ हो नहीं सकता। मैं जहाँ चाहूँगा वहाँ पर हमला कर दूँगा। आज मैं बात कर रहा हूँ, कल जो है मैं
वहाँ पे जाके हमला कर दूंगा, ये कह के नहीं जी बातचीत सफल नहीं हो रही थी। अब देखिए कि लड़ाई का आधार क्या बनाया गया। आधार बनाया गया कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की क्षमता रखता है, और वो तो बस हफ्ते 2 हफ्ते की बात थी जिसके अंदर वो न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए। 15 दिनों की लड़ाई में ही साफ हो गया कि ऐसा कुछ था ही नहीं और ना कोई होने की संभावना थी। और ये चीज़ हमने इराक के समय के ऊपर भी देखी थी। फिर हुआ कि जी हमको रिजीम चेंज करना है। अब वो रिजीम चेंज वाला किस्सा भी ख़त्म हो गया। आप जाते हो वहाँ पे जाके जो उनके स्पिरिचुअल लीडर हैं और जो उनके नेतागण हैं, मंत्री हैं, उनको एक दिन में जाके उड़ा देते हो आप। वो बैठक कर रहे हैं अपने देश में, अपनी राजधानी में बैठ के बैठक कर रहे हैं, आप जाते हो और बिना किसी वार्निंग के जाके और उनको उड़ा देते हो। और फिर आप कहते हो जी हम तो बहुत बहादुर है, सबसे बड़ी सेना है हमारे पास, सबसे बड़ी फ़ौज है हमारे पास। तो ऐसे हालात के अंदर आप मेरे को एक चीज़ ये बताइए कि किस मुंह से जाके हम लोगों को ये कहें कि देखो जी कानून का राज होना चाहिए। जो कानून के सबसे बड़े झंडा बरदार बनते थे, झंडा उठाने वाले बनते थे और झंडे की दुहाई देते थे, दुनिया भर के देशों में डेमोक्रेसी लाने की बात करते थे, वही इस तरीके से करके और अगर सब कानूनों को ताक के ऊपर रखते हुए और कहें जी मैं तो इसको भी नहीं मानता, मैं तो उसको भी नहीं मानता, बस मैं हूँ जो मैंने कह दिया वही कानून है, तो फिर कानून का राज और कानून की बात कहाँ पर रह गई और हम लोग किस चीज़ की लड़ाई लड़ रही है। तो इस पूरे इशू ने, हालांकि अभी ये बहुत मुखर रूप से सामने नहीं आया, पर मेरे को ये लगता है कि ये ज़रूर सामने आएगा कि कल को लोग कहेंगे जी आप भी तो लिबरल डेमोक्रेसी की बात कर रही हो और लिबरल डेमोक्रेसी का हाल जो हुआ है वो आप देख लो, तो आप किस मुंह से और कौन सी लिबरल डेमोक्रेसी की बात कर रही हो। जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात आप कर रहे हो जिन देशों के कि भाई उसके जो मॉडल थे उनके अंदर ही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। रिजीम चेंज का मुद्दा भी बार बार उठाया गया, लेकिन वो भी एक राजनीतिक बहाना ही साबित हुआ। कानून का राज आखिर कहाँ है, ये समझिए। अगर दुनिया में कानून का राज है तो फिर सवाल उठता है, जब कोई ताकतवर देश खुलेआम देश दूसरे देश को धमकाए, आर्थिक नाकेबंदी करे और युद्ध के भाषा बोले, तो अंतर्राष्ट्रीय कानून कहाँ चला जाता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर रेडिकलिज़म ने, मैं कम से कम अगर उनकी मजहबी जुनूनियत ने उनको ये हिम्मत दी है कि वो एक तानाशाह के सामने खड़े हुए हैं, जब इस वक्त दुनिया में आपका 140 करोड़ का देश ये हिम्मत नहीं रख रहा है कि उसको कुछ कहने की, कम से कम वो जुनूनियत, दैट्स गुड। इफ़ इट इज़ बिकॉज ऑफ जुनूनियत, अगर ये मजहबी जुनून है तो ये अच्छा है मेरे ख्याल से। कोई तो मुल्क है इस दुनिया में, इस संसार में, जिसने इस तानाशाह को चैलेंज किया है, जो इस वक्त एक के बाद एक देश को कभी हमला करने की बात कहता है, कभी ग्रीनलैंड को अपनाने की बात कहता है, कभी कनाडा की बात करता है, और वेनेजुएला के सदर को जिस बेहिमाना तरीके से, जिस बर्बरता से घर से उठा लाता है और कोई उफ तक नहीं करता। और यह है हमारी सिविलाइजेशन। इसको हम कहते हैं कि हम बहुत सिविलाइज्ड हो गए हैं, इसको हम कहते हैं कि हम 21वीं सदी की डेमोक्रेसी में रहते हैं, इसको आप कहते हैं कि ज़माना बहुत महज़्ज़ब हो गया है। आप देख लीजिए अपने ही देश भारत कहाँ खड़ा है। मैं चाहूँगा कि इस पर भी बात हो। ठीक है, आपने तारीख की बातें की हैं, भारत कहाँ खड़ा है। ये जो इस वक्त मिडिल ईस्ट में हो रहा है, 140 करोड़ का देश और अपने आप को विश्व गुरु कहने वाला देश, 15 दिन हो गए हैं एक मुल्क के तानाशाह ने जारियत का मुजाहरा करते हुए कत्ल कर दिया वहाँ की इंटायर लीडरशिप को, वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप को, वहाँ की मिलिट्री लीडरशिप को, वहाँ के रहबर मौज़म को। अरे वो उन लोगों का चुना हुआ एक रहबर है और उस पर यहाँ से कोई कंडेमनेशन नहीं हो रही है। और कल हमें ये खबर दी जाती है कि हमने ईरान के सदर से बात की, और बात क्या की, चिंता प्रकट की जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है। अरे ये चिंता का विषय है, क्या कंडेम नहीं कर सकते थे आप?
और अभी आपने बात की विक्रम मिश्री की, उनको 5 दिन लग गए एक मैसेज ऑफ कंडोलेंस साइन करने के लिए। कई नागरिक संगठनों और लोकतांत्रिक मंचों ने तो यहां तक कहा अमेरिका की कई युद्ध नीतियां वॉर क्राइम की श्रेणी में आती हैं, लेकिन दुनिया का बड़ा हिस्सा खामोश। ये खामोशी और ये इनडिफरेंस आज की विश्व व्यवस्था का सबसे बड़ा संकट बन गया है। पूरे देश को, पूरे भारत को बदनाम करने के लिए, चाहे वो सिंदूर वाला था या जो भी था, जो ये कहे कि मैंने फैसला कराया, मैंने जंग बंद करवाई, हम तब भी नहीं बोल सके, तो हम कहाँ खड़े थे? सवाल तो हमारे ऊपर होना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं। क्या ये सवाल हमारे पर नहीं होना चाहिए? तीसरा सवाल जो बार बार आ रहा है वो ये है कि जो ईरान है, अगर जो आहूजा जी ने बात को उठाया, सवाल अब का है कि आज वो कहाँ खड़ा है। क्या हम, या उसका किरदार आज वही है जो वो कर रहा है, या उसका साथ हमारे साथ यही रहा? पिछले सालों वर्षों से हमारा ईरान के साथ संबंध रहा। मैं उस दिन गया, मुझे वहाँ ईरान कल्चर्स उसमें बुलाया था डॉक्टर हकीम, प्रोफेसर हकीम साहब ने भी। मैं वहाँ गया, मैंने अपनी जो कंडोलेंस पेश कर सकता था। मैं 28 तारीख को 3 बजे गया। उसके बाद मैं हिज एक्सीलेंसी से भी मिला और उनसे भी बातचीत हुई, और परसों हमारे वो एक मीटिंग थी कुद्स की, तो मैं वहाँ भी था। सवाल इस बात का है, जिस बात को शाहिद ने उठा दिया, कि क्या मुस्लिम के खिलाफ हमारे अंदर कहीं ऐसी नफ़रत पैदा कर दी है कि जो हालात हमने भारत में पैदा किए हैं, क्या हम वहाँ भी यही पैदा करना चाहते हैं? ये सवाल उठेंगे। ये सवाल क्यों उठेंगे? क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी बात को पूरी तरह से साफ नहीं करना चाहते। ना तो पार्लियामेंट में वो साफ करना चाहते हैं, ना पार्लियामेंट के बाहर वो साफ करना चाहते हैं। हाँ, इलेक्शन तो चाहे वो केरला का हो, चाहे कर्नाटका का हो, चाहे तमिलनाडु का हो, चाहे बंगाल का हो, इस इलेक्शन कैंपेन में तो सीधे हैं। पर क्या इलेक्शन कैंपेन ही हमारे लिए काम रह गई और कुछ नहीं काम रहा? ये तो उनको साफ करना चाहिए, नहीं तो भ्रम और भ्रांतियां पैदा होंगी, विचारों में फ़र्क आएगा, लोगों के अंदर शंका पैदा होगी, और ऐसी शंकाओं से हमने निपटना चाहिए। हमें चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय से अपील करते हैं कि वो इस बात को स्पष्ट करें कि वो कहाँ खड़े हैं। वो ब्रिक्स के भी चेयरमैन हैं, और ब्रिक्स के चेयरमैन पांडे जी ने एक बात साफ कही कि ब्रिक्स के चेयरमैन होते हुए आप कहाँ खड़े हैं। और हम ये मांग रहे हैं कि हमारे 2 जहाज़ वापस भेज दो, हमारे इतने जहाज़ खड़े हैं, तो हमारी पोजीशन क्या, हमारा स्टेटस क्या रह गया? क्या हम इसी स्टेटस के लिए? तो जनतंत्र समाज जो है वो इस बात को आगे आना चाहिए कि हम खड़े कहाँ। नतीजा क्या है जब हम नौजवानों को कहते हैं, मैं कई बार कहता हूँ, आज सवाल किसी समय था कि नौजवानों को आगे, आज रोटी रोज़ी का उनके सामने सवाल है, उनकी सारी ज़िंदगी पड़ी है। आज तो उन लोगों को चाहिए जो 50 वर्ष के ऊपर हो गए, उनको सड़क पर आना चाहिए। वो केवल एयर कंडीशन में बैठकर ही काम करेंगे, वो एयर कंडीशन से बाहर नहीं निकलेंगे। अगर करना ही है तो उन लोगों को बाहर आना चाहिए। हम कहते हैं कि नौजवानों को आगे आना चाहिए। नौजवान अपनी रोटी रोज़ी भी छोड़ दें, जो हालात हमने पैदा किए हैं वो हमने देखे हैं। भारत की भूमिका क्या थी और अब क्या हो रही है, इस पर भी बहुत चर्चा हो रही है। जी हाँ, एक समय था जब भारत दुनिया में नैतिक आवाज़ माना जाता था। गुट निरपेक्ष आंदोलन से लेकर शांति और संवाद की राजनीति तक भारत की पहचान थी। मध्यस्थता और संतुलन बनाने वाले देश की थी। याद कीजिए 1979 में जब ईरान में शाह के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, तो दिल्ली में भी उनके काफिले को रोककर लोगों ने प्रदर्शन किया था। सच्ची बात तो ये है कि हम सब लोग माथा टेकने को तैयार बैठे हैं, और सब लोग इस बात के लिए राजी हैं कि जी माइट इज़ राइट, और माइट इज़ राइट तो माइट के आगे हमारे जैसे कुछ गिने चुने सरफिरे लोग हैं जिनकी समझ में ये बात नहीं आती, और जो कहते हैं कि भाई सर ऊंचा रहना चाहिए, इज़्ज़त के साथ जिया जाना चाहिए, डिग्निटी के साथ जीना चाहिए। और शायद ईरान वाले भी आज की तारीख में वही कह रहे हैं। मेरे को कभी आयतुल्ला खमैनी या बाकी ईरानियों के साथ जिस तरीके से उन्होंने ईरान को चलाया शाह को हटाने के बाद, मेरे को कभी उनसे कोई हमदर्दी नहीं रही। शाह ऑफ ईरान को हटाने के लिए जो आंदोलन हुआ, उस समय के ऊपर दिल्ली में शाह ऑफ ईरान आए थे, उनकी गाड़ी को कनॉट प्लेस में रोका गया,
और वो गाड़ी को रोकने में जो संगठन उसको लीड कर रहा था उसका जनरल सेक्रेटरी मैं था और मैं वहाँ पर मौजूद था। और जो आदमी शाह ऑफ ईरान की गाड़ी के ऊपर चढ़ा वो हमारे संगठन का सदस्य था और जाकिर हुसैन कॉलेज का प्रेसिडेंट था, स्टूडेंट्स यूनियन। तो हमारे साथ हम उसमें गिरफ्तार हुए, मैं भी हुआ, सीताराम येचुरी भी हमारे साथ थे, इंद्राणी मुखर्जी हम लोगों के साथ थी, हाँ, अशोक जी भी उसके अंदर थे। पर ये था कि हम लोगों ने जो ईरानियन स्टूडेंट्स थे उनके साथ मिलकर उसके अंदर लीड ली उसको करने में। और मैं आपको एक बहुत अचंभे वाली बात बताऊं कि उनमें से एक लड़का जो हम लोगों के साथ था उसका नाम था फरहान, जो वो एक्टिविस्ट और जो ईरानियन स्टूडेंट्स को जो लीड कर रहा था, जो मास्क पहन के जिन्होंने मार्च किया। और जब वहाँ पर, अब आप उसे क्रांति कहिए, तख्ता बदल कहिए, जो भी कहना चाहें, 79 के अंदर वो हुआ, तो उस टाइम के ऊपर जो है क्या नाम है, सत्ता पलट गई। तो उसके कुछ टाइम के बाद हम लोगों का भी संपर्क टूट गया, वो लोग वापस चले गए। फिर दो एक ईरानी साथी जो है वो मेरे को एक दिन ढूंढते हुए आए, कहीं से मेरा पता करके 30,000 से घूमते घामते, और उन्होंने कहा कि भाई हमारे वो लोग बॉर्डर पे पकड़े गए हैं जो बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे, जो है यहाँ पर असाइलम, यूएन से असाइलम उन्होंने लिया हुआ है, पर उनको पकड़ लिया तो उसका केस टेकअप करना है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार वो फरहान कहाँ पर है जो है, उसके बाद तो उससे वो रही नहीं। कहते आपको नहीं मालूम? मैंने कहा नहीं। कहते वो तो सत्ता पलटने के 5-6 महीने के बाद ही उसको पकड़ के तेहरान के मेन चौराहे में फांसी पे लटका दिया और 4 दिन तक उसकी लाश वहाँ पर लटकती रही। तो ये वहाँ के जो प्रगतिशील लोग थे, जो शाह के खिलाफ थे, उनके साथ वहाँ की सरकार ने किया। जी हाँ, भारत हमेशा जनता के अधिकार और सिविल लिबर्टीज़ की बात करता रहा है, लेकिन आज सवाल उठ रहा है 140 करोड़ का ये देश दुनिया की इस बहस में आखिर खड़ा कहाँ है? जब सरकार चुप हो तो समाज की जिम्मेदारी है। जी हाँ, लोकतंत्र सिर्फ सरकार से नहीं चलता। जब सरकारें अपनी जिम्मेदारी निभाने में हिचकिचाती हैं तो सिविल सोसाइटी की जिम्मेदारी बनती है कि वो आवाज़ उठाए। साथियों, आज से करीब 1 महीना पहले जर्मनी के म्यूनिख में एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्क रूबियो ने आके भाषण दिया है। वो भाषण नहीं है, वो पश्चिमी साम्राज्यवाद का नया घोषणा पत्र है, न्यू इम्पीरियलिस्ट मैनिफेस्टो है वो। हर आदमी को उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए। उसके अंदर कहा गया है कि द ग्रेट क्रिश्चियन सिविलाइजेशन जो यूरोप और अमेरिका की है, उसने जो भी आज तक काम किए थे वो महान काम थे। हमको उसको ओन करना चाहिए, हम उसको फिर से रिवाइव करना चाहिए, हम उसको फिर से स्थापित करना चाहिए। दुनिया के अंदर जो वैल्यू चेन इस्टेब्लिश्ड हैं, ये जो वैल्यू चेन्स हैं जो अभी हमारे हाथ में नहीं हैं, उन सबको हमने वापस लेना है। तो इसको एक एक शब्द को ध्यान से पढ़िए। दिस इज़ अ न्यू मैनिफेस्टो, और उसी के तहत ये जो हमले शुरू हुए हैं, पहले वेनेजुएला हुआ, अब ईरान हुआ, अगला मामला क्यूबा का है। मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूँगा। पहला जो इम्पीरियलिस्ट मैनिफेस्टो था वो 1991 में शुरू हुआ था विश्व व्यापार संगठन के साथ, और उसके अंदर इन्होंने तय किया था कि अब हम जिस देश में जाएंगे वहाँ से वापस नहीं आएंगे। और उन्होंने एक के बाद एक जो स्वतंत्र अभिव्यक्ति के देश थे उनको ख़त्म करना शुरू किया। पहले यूरोप में किया, यूगोस्लाविया को, उसके 6 टुकड़े कर दिए गए। उसके पश्चात लीबिया गया, उसके पश्चात इराक गया, उसके बाद अफ़गानिस्तान गया, उसके बाद क्या कहते हैं सूडान गया, उसके 2 टुकड़े कर दिए गए।
ऐसे इन्होंने 7 देशों को तय किया था जिनको ख़त्म करेंगे। अपने समय में उस समय तक वो 3 को नहीं कर पाए। एक सीरिया को नहीं कर पाए क्योंकि रूस खड़ा हो गया वहाँ पर आके, एक ईरान को नहीं कर पाए थे और एक उत्तर कोरिया को नहीं कर पाए थे। ये था पहले दौर का साथी। ये दौर जब ख़त्म हो गया है, अब ये दूसरा दौर शुरू हो रहा है जिसके अंदर उन्होंने इस काम को पूरा करना है। पूरा करके सब देशों, अगर ईरान से उन्होंने न्यूक्लियर एनरिचमेंट के जो चीज़ें हैं वो ले ली, तो याद रखिए अगला नंबर भारत और पाकिस्तान का होगा। बोलेंगे लॉ निकालो ये सब। तो ये नया इम्पीरियलिस्ट हमला है। शांति की बात मत कीजिए कृपया। शांति हो जाए, क्यों शांति हो जाए? उन्होंने आके मारकाट कर दिया, आप कह रहे हो शांति हो जाए। अरे हमने प्रतिरोध करना है, किस बात की शांति? तो ये अब लगातार अगले 15-20 साल तक चलने वाली लड़ाइयाँ हैं। इसमें बड़ा खून बहेगा, बड़े मारकाट होगी, 50 लाख 1 करोड़ लोग मारे जाएंगे, तो कोई खास बड़ी बात नहीं होगी साथी। और ये होने वाला है, होना शुरू हो गया है। आप लोग इसको नहीं देख पा रहे तो आपकी इच्छा। हिंदुस्तान की सरकार ने, भारत का जो पूंजीपति वर्ग है वो इस सरकार का संचालन करता है जैसे वो सब सरकारों का करता है। इसमें अंदर जो अडानी ग्रुप है उसका फ्रांसीसी पूंजी के साथ बड़ा नज़दीकी गठबंधन है। दुनिया की जो बड़ी 5 टेक कंपनियां हैं उन सब ने अरबों खरबों रुपया रिलायंस जियो के अंदर लगाया हुआ है। उन दोनों का बड़ा शानदार गठबंधन है। तीसरा, हर जगह पर ये लोग दोनों मिलकर भारत के बाज़ार के बारे में सौदा करते हैं। पहले एयरटेल ने और जियो ने ट्रांसलिंक, जो इलॉन मस्क की कंपनी है, उसका भारत में आने का विरोध किया। बाद में सबका समझौता हो गया। दोनों का, एयरटेल से और जियो का ट्रांसलिंक से अलग समझौता हो गया। यानी ये दोनों कंपनियां भारत के बाज़ार पर कब्ज़ा करेंगी, लेकिन भारत के बाहर इनको कुछ नहीं मिलेगा, वो ट्रांसलिंक का इलाका ही रहेगा। तो ये जो सौदे हो रहे हैं इनके ऊपर कृपया गौर करें, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग ये नहीं देख पाएंगे तो इसके आधार पर जो चीज़ें हो रही हैं वो हमारे सिर के ऊपर से निकल जाएंगे साथी। तो मेरा निवेदन है कि शांति की बात बंद कीजिए, प्रतिरोध की बात कीजिए। यहाँ से हो सके तो CFD एक दिन का धरना ऑर्गेनाइज करें, हम लोग एक जुलूस निकालें, चाहे 2-4 घंटे के लिए गिरफ्तारी हो जाए, एक आध डंडे पड़ जाए, लेकिन उसकी शुरुआत कर दीजिए। एक दूसरा CFD एक बड़ा पर्चा निकाले 10,000 15,000 का, जो कॉलेजों के अंदर जाकर हम लोग बांटें, उनको हम अप्रोच करें सीधा चल के। ये बहुत ज़रूरी है, इसको अप्रोच कर। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जाएं और इन सभी जगहों पर जाकर इसका वितरण करें, क्योंकि छात्रों के पास कोई जा नहीं रहा है। वो जाके आके इरफान हबीब पर पानी फेंक रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, ये सब बेवकूफ़ियाँ हो रही हैं। जाके उनके सामने मुद्दा रखिए। अगर आप मुद्दा रखेंगे तो उसके इर्द गिर्द गोलबंद होंगे। आप सारा दिन नरेंद्र मोदी करते रहते हैं, क्यों करते रहते हैं? आप मुद्दा उठाइए अपना और उसको लेकर जनता में जाइए और जनता फिर आपको रिस्पॉन्ड करेगी। तो इन सब बातों पे ऊपर कृपया गौर करें। 14 फरवरी का मार्क रूबियो का म्यूनिख में दिया गया भाषण नेट के ऊपर है, उसको प्रिंट आउट निकलवाइए, उसको पढ़िए, उसका हिंदी अनुवाद कीजिए, उसको समझिए। वो सब होने जा रहा है, एक एक चीज़ उसमें से होने जा रही। क्रिश्चियन सिविलाइजेशन कहा गया है, साफ साफ कहा गया, उन्होंने बिना किसी संकोच के कहा है कि हम लोगों ने ये किया है, हम लोगों ने एक एक चीज़ का इन्वेंशन किया है। माइकलएंजेलो था, डा विंची था, ये था, वो था। ये हमारी एक महान वो है, विरासत है। उन्होंने जो जितना कॉलोनियल पीरियड था उन सबको जस्टिफाई कर दिया है। तो याद रखिएगा कि ये हो रहा है, होने वाला है। अब ज़बरदस्त तरीके से वहाँ म्यूनिख में जहाँ सफ़ेद रंग के सारे यूरोपियंस बैठे तो गदगद हो गए, माउथ अप्लॉस पे अप्लॉस, वी आर रिलीव्ड कि यू आर विद अस, वगैरह वगैरह, ये सब बातें हो रही थी। और ये सब के सब ईरान के ख़िलाफ़ खड़े हो गए। स्पेन जो पहले ना नुकुर कर रहा था वो भी आ गया लाइन में, फ्रांस का मैक्रोन भी आ गया लाइन में, जबकि फ्रांस के ईरान से बड़े लंबे समय के रिश्ते रहे हैं।
खोमैनी फ्रांस में ही रहते थे जब उनको कम्युनिस्टों को मारने के लिए 1980 में कौम में और उसके बाद ईरान के अंदर उतारा गया था। तो ये उनके रिश्ते बड़े पुराने हैं, लेकिन फ्रांस भी, मैक्रों भी आकर उनके खिलाफ खड़ा हो गया। तो मुझे लगता है कि हम लोग को देरी नहीं करनी चाहिए। ईरान अगर लड़ रहा है तो उसके साथ खड़े हो जाना है, क्योंकि अगला किसका नंबर आएगा किसी को नहीं मालूम। इसलिए मेरा निवेदन है कि आपने इनिशिएटिव लिया है, प्लीज़ कंटिन्यू विद इट। एक पर्चा छपाइए, हम लोग सब ले जाकर उसको बांटेंगे, 20-50 लोग अब कनॉट प्लेस पर खड़े होकर बांटेंगे, देखेंगे। अगर ये प्रतिरोध हमने नहीं किया तो साथी कुछ होगा नहीं, कुछ नहीं होगा। एक साथी ने कहा था यहाँ से बाहर निकलो यार, यहाँ तो ये एक मौका है हमारे सामने। यहाँ पर POCL के लीडर बैठे हुए हैं, और भी लोगों के लीडर हैं। मुझे लगता है कि बड़ा अच्छे लोग यहाँ बैठे हुए हैं। लेट अस टेक इनिशिएटिव, लेट अस गो फॉरवर्ड। थैंक यू सर। विदेश नीति सिर्फ ताकतवर देश के दबाव में नहीं बनती, बल्कि न्याय, संवाद और कूटनीतिक से चलती है। इतिहास का एक उदाहरण सुनिए तो आपको कुछ समझ में आएगा। जी हाँ, बात तब की है जब अटल बिहारी वाजपेयी भारत के विदेश मंत्री थे और चीन ने वियतनाम पर हमला किया, तो भारत ने साफ शब्दों में उस कार्रवाई की आलोचना की और अटल बिहारी वाजपेयी को चाइना से वापस बुला लिया। ये वही भारत था जो किसी भी आक्रामकता के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत रखता था। ईरान हर साजिश का शिकार रहा। पिछले कई वर्षों से, दशकों से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की कई साजिशों का सामना करता रहा। आर्थिक प्रतिबंध, सैन्य दबाव, राजनीतिक अलगाव, लेकिन इसके बावजूद ईरान की जनता ने प्रतिरोध की इच्छा, विल ऑफ रेजिस्टेंस को जिंदा रखा। ईरान के रिवॉल्यूशन को अगर शुरू से अगर देखा जाए, 79 में ईरान रिवॉल्यूशन आया था, तो उस वक्त वो इस्लामिक रिवॉल्यूशन उसको कहना बहुत सही नहीं होगा। वो एक बादशाहत के ख़िलाफ़ और एक अमेरिका की बर्बरियत और बदमाशी के ख़िलाफ़ वो एक रिवॉल्यूशन था। अगर वो बहुत रेडिकल होता तो उसका अलायंस रशिया के साथ नहीं होता। अब जिन लोगों ने उस वक्त देखा होगा, आज तक वो रशिया के साथ उसके जो रिलेशन हैं, जबकि मजहबी एतबार से देखा जाए तो दोनों में कोई तालमेल नहीं है, लेकिन इतना इंक्लूसिव वो इनकलाब था कि उसको गहराई में जाया जाए तो बातें समझ में आ जाएंगी। और आज भी इस वक्त ये बहस बिल्कुल बेकार है कि वो एक इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक रिवॉल्यूशन है, वो फंडामेंटल हैं और वो रिलीजियस हैं। उसने ये साबित कर दिया है ईरान ने कि हम रिलीजियस होते हुए भी हम बहुत इंक्लूसिव हैं और हम अपने डिप्लोमेटिक लेवल पे जो रिलेशन रखा है वो बहुत ही इंक्लूसिव है और बहुत डायनेमिक है। अब आप देख लीजिए कि कश्मीर के सिलसिले में पूरे इस्लामिक कंट्रीज़ जो थी वो पाकिस्तान के साथ थी। वाहिद ईरान जो था वो हमारे हिंदुस्तान के साथ खड़ा हुआ था। ये उसकी डिप्लोमेसी है। तो इस तरह से बेशुमार चीज़ें, वक्त कम है और बताई जा सकती हैं, लेकिन एक चीज़ है कि ईरान के अंदर इसको बहुत डिस्टर्ब नहीं किया गया, बल्कि डिस्टर्ब से ज़्यादा का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करेंगे कि उसके यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर साजिशें हुई। पहले सबसे जो वहाँ के सदर थे, बनी सदर, हाँ इलेक्टेड सदर थे, और वो किसी तरह से वो इन्हीं अमेरिकन साजिशों के शिकार हो गए थे, जिसकी वजह से उनको टर्मिनेट किया गया वहाँ से। इसी तरह से मेहदी बाज़रगान थे। मेहदी बाज़रगान को भी हर साजिश से ईरान ने अपने आप को बचा के रखा। और आपको मालूम होगा कि 1980 के आसपास में वहाँ के पार्लियामेंट में बम ब्लास्ट हुआ था, जिसमें अहमद अली रजाई जो प्राइम मिनिस्टर है वो शहीद हुए। तो ये उसकी जो पॉलिटिकल जो समझ है वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है और उसको हम लोग नहीं समझ सकेंगे। इस वक्त हमारे हिंदुस्तान ने कितनी बड़ी गलती की है कि इस वक्त जा कर के उन्होंने इज़राइल के साथ खड़े होकर के ये मैसेज दे दिया कि हम
इज़राइल के साथ हैं, तुम्हारे साथ नहीं हैं। तो उसके बावजूद ईरान की ये समझदारी है कि वो सऊदी अरब के साथ तो लड़ सकता है, दुबई के साथ लड़ सकता है, कुवैत के साथ लड़ सकता है, बहरीन के साथ लड़ सकता है, लेकिन हिंदुस्तान का उसने कोई शिकवा अभी तक नहीं किया, इसलिए कि उसको वो अपना पार्टनर, अपना दोस्त बना के रखना चाहता है। लेकिन हमारी ये नासमझी रही कि इसको हम समझ नहीं सके। बहुत बहुत शुक्रिया। आज भी कई लोग ईरान के नेतृत्व और वहां के लोगों के साहस को सलाम करते हैं। युद्ध की कीमत कौन चुकाता है, इसको समझिए। युद्ध की बातें टीवी स्टूडियो में बहुत रोमांचक लगती हैं, लेकिन असली कीमत आम आदमी चुकाता है। ईरान में प्रतिबंधों और युद्ध के खतरे की वजह से स्वास्थ्य संकट तक पैदा हो गया है। कई एक्सपर्ट कहते हैं ब्लैक रेन, हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात बताए जा रहे हैं। मीडिया और नफरत की राजनीति बढ़ती जा रही है। आज एक और ख़तरनाक चीज़ सामने आती है। मीडिया का बड़ा हिस्सा युद्ध को मनोरंजन बना रहा है। टीवी डिबेट में मिसाइलें और बमों की चर्चा ऐसे होती है जैसे कोई वीडियो गेम चल रहा हो। इतना ही नहीं, कई बार विदेश नीति की बहस भी हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखी जाने लगी है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति धर्म, हित और कूटनीतिक से चलती है। दुनिया को चाहिए नया विश्व क्रम आज। जी हाँ, आज दुनिया को एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की ज़रूरत है। ऐसा विश्व क्रम जहाँ किसी एक देश का पूर्ण वर्चस्व ना हो, जहाँ संवाद, कूटनीतिक और बहुपक्षीय संस्थाएं साथ मिलकर फैसले लें। जी, मंच पर उपस्थित और सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम शिवांक यादव है। हम लोग काफ़ी समय से एक संगठन बनाकर देश के अंदर काम कर रहे हैं, काफ़ी लोगों से मिल रहे हैं देश के अंदर। तो हमारी एक समझ बनी है, ठीक है, आवाज़ जाएगी। हमारी ये समझ बनी, जो मुझे पर्सनली समझ आया कि अमेरिका एक देश है और मिडिल ईस्ट में एक छोटा सा देश है इजराइल। लेकिन आप ये देखिए कि इजराइल के ऊपर अगर छोटा सा भी कुछ आक्रमण होता है तो इतनी दूर बैठा देश उसकी मदद करने कैसे आ जाता है। इन दोनों में एक क्या संबंध क्या है। अमेरिका का पूरी दुनिया में किसी देश से ऐसा संबंध नहीं जैसे इजराइल से है। तो मिडिल ईस्ट का एक छोटा सा देश, उसका अमेरिका से संबंध क्या है। जब हम इसकी गहराई में गए तो ये चीज समझ आई कि इन दोनों देशों के मालिक इनके प्रधानमंत्री, इनके राष्ट्रपति नहीं है। इनके मालिक कोई और है जो इनको भी कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? इनको कंट्रोल करते हैं कुछ परिवार जिनके पास दुनिया की एक समय पे अर्थव्यवस्था उनके हाथ में आ गई थी किसी तरीके से। वो एक बहुत लंबा प्रोसेस है, अभी मैं समझाऊंगा तो काफी उसमें समय लग सकता है। पूरी उनको ये समझ आया, उसके अंदर 13 परिवार हैं जिनको आप जनरली उनके नाम सुनते होंगे। रॉथशील्ड्स हैं, रॉकफेलर्स हैं, मॉर्गन हैं, वॉरबर्ग हैं। कई ऐसे 13 परिवार हैं जो कि यहूदी परिवार हैं। उनके पास दुनिया की बैंकिंग सिस्टम हाथ में आ गया। उनके पास ये व्यवस्था आ गई कि वो जितना चाहे उतना पैसा बना सकते हैं। वो लोग पैसा कमाते नहीं हैं। आज हम जिसको ये समझते हैं कि पूंजीवादी लोग हैं, उनको पैसा कमाने में उतना इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि वो पैसा जनरेट कर सकते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि उनका एक लक्ष्य है पूरी दुनिया के अंदर। उनका ये है कि उन्हें दुनिया के अंदर एक आर्मी चाहिए, उन्हें दुनिया के अंदर एक वन वर्ल्ड गवर्नमेंट चाहिए। इस तरीके से वो चीजों को आगे लेके जा रहे हैं और उनको एक करेंसी चाहिए। करेंसी के लिए उन्होंने डॉलर को मजबूत करा एक समय पे, उसका अपना एक इतिहास है। आर्मी के लिए उन्होंने नेटो को आगे बढ़ाया कि हम एक ही आर्मी बना पाए। और वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए उन्होंने काफी पहले लीग ऑफ नेशंस बनाया, उसके बाद वो यूएन हो गया, उसके बाद उन्होंने हेल्थ को भी सेंट्रलाइज करने के लिए WHO बनाया, फिर इकोनॉमी को सेंट्रलाइज करने के लिए वर्ल्ड बैंक, IMF बनाया। तो उनका एक लक्ष्य है कि दुनिया के जितने भी देश हैं वो हमारे कब्जे में कब आ सकते हैं, जब उन देशों में हमारी बनाई गई अर्थव्यवस्था चल रही हो, सेंट्रल बैंकिंग अर्थव्यवस्था। अमेरिका का भी जो सेंट्रल बैंक है, फेडरल रिजर्व बैंक, वो अमेरिका का अपना सरकारी बैंक नहीं है। जनता को लगता है, हमें लगता है, सबको लगता है वो शायद एक सरकारी बैंक है और उसे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। उसे गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती। 1913 में जब फेडरल रिजर्व एक्ट पास हुआ, उस एक्ट को पूरा डिजाइन जैकाइल आइलैंड पे किया गया था, जिसके अंदर इन 13 परिवारों में से काफी सारे लोग थे। और फिर उसको पास करवाया गया वहां की संसद में, और उसको स्पेसिफिकली फेडरल नाम इसलिए दिया गया ताकि जनता ये कंफ्यूज हो जाए सुन के कि ये सरकारी बैंक है।
अब उस बैंक के अंदर जो पैसा बनाया जाता है, उस पैसे बनने की प्रक्रिया बहुत वो ब्याज आधारित प्रक्रिया है, जो कि इस्लाम के अंदर उसको बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता कि जो ब्याज के आधारित जो पैसा बनाया जाता है या ब्याज लेना या देना, वो उसके अंदर ठीक नहीं माना जाता। अब आप ये देखिए, आज दुनिया में अमेरिका की किन देशों से दुश्मनी है? अच्छा, मैं इसको कर रहा हूँ। अमेरिका की किन देशों से दुश्मनी है? अगर आप नाम देखेंगे तो ईरान से तो है, नॉर्थ कोरिया से है, रशिया से और चाइना से है। इन चारों ही देशों में आज सेंट्रल बैंकिंग व्यवस्था नहीं है रॉथशील्ड की। इनके पास इनकी अपनी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है, जिसके अंदर इनकी वो सिस्टम नहीं चल रहा जो जैसे हमारा भी रिजर्व बैंक। तो हमें समझना पड़ेगा कि इस लड़ाई का मूल क्या है, और ये जो लोग हैं दुनिया के अंदर, ये आखिरकार दुनिया में चाहते क्या है, ये लड़ाइयाँ हो क्यों रही है। हमारे ये ट्रम्प या नेतन्याहू, ये लोग दुश्मन नहीं है असली, इनके पीछे कोई और लोग बैठे हैं, उन तक हमें जाना होगा, पहले उनको समझना होगा, फिर उसके बाद हम एक लड़ाई की क्या प्रक्रिया हो सकती है उसके ऊपर काम करेंगे। मैं बस इतनी बात बोल के अपनी बात को विराम दूं। यही वजह है कि ब्रिक्स और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जैसे मंचों की चर्चा बढ़ रही है। अंत में सवाल यही है, अगर दुनिया में सिर्फ ताकत का राज चलेगा तो फिर लोकतंत्र और कानून का मतलब क्या रह जाएगा। जी हाँ, क्या हम फिर से दूसरे विश्व युद्ध जैसी त्रासदी की ओर बढ़ रहे हैं, या फिर दुनिया मिलकर एक ऐसा रास्ता निकालेगी जहां युद्ध नहीं, शांति और न्याय की आवाज़ सुनी जाए। क्योंकि सच यही है, ट्रंप की दादागिरी ईरान पर ना पहले चली थी ना अब चलेगी, और शायद यही आज की दुनिया के लिए सबसे बड़ा सबक भी है। नमस्कार।